मैं योगेंद्र उपाध्याय, संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश जल निगम समन्वय समिति। मैं इस संस्था उत्कर्ष को बधाई देना चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से सारे विभाग के नेताओं, किसान नेताओं, सबको यहाँ पे आमंत्रित किया और उनका विचार सुनने का अवसर दिया। साथियों, यहाँ पे जो विचार हो रहा है समसामयिक है। सरकार सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण नहीं, निजी हाथों में देने का काम कर रही है। कोई उसके पीछे विवेक नहीं है कि किसी को हम दे रहे हैं काम तो उसको काम करने की उसके अंदर क्षमता भी है कि नहीं है। सारे रिसोर्सेज सरकारी रहेंगे। केवल उन जैसे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा दे दिया गया या बिजली के निगम का निजीकरण की बात है तो ये नहीं है। जैसे टाटा ने का निजीकरण था, बिरला का निजीकरण था, डालमिया का निजीकरण था, तो एक सरकारी तंत्र था और उसके साथ में एक निजी तंत्र था। ये उस तरह का निजीकरण नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तय करना पड़ेगा कि क्या संविधान और देश का स्वरूप बदल गया, क्या ये लोक कल्याणकारी राज्य अब नहीं रहा, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा खत्म हो गई। क्या ये निजी लोग जब आएंगे और वो लाभ हानि पे काम करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र इस नाते खराब हैं कि वो जनता के हित के लिए लोक कल्याणकारी काम करते हैं। ये जनता के बीच में आना चाहिए। साथियों, मेरा मानना है कि जो सरकारी विभागों में हैं, उपक्रमों में हैं, चाहे केंद्रीय में हैं, चाहे राज्य में हैं, वो ऐसी स्थिति में हैं और अपने अपने विषय का उन्हें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान भी है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उनके संगठन विभाग के ऊपर, निगम के ऊपर कि साहब ये ठीक से काम नहीं करते, उसके कारण भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके कारण में अंतिम रूप से शासन और सरकार ही आती है कि वही इन चीज़ों की गड़बड़ी। अभी जैसे जयप्रकाश जी कह रहे थे कि उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, कुछ विभाग को करना है लेकिन उसमें ज़्यादातर जो करना है वो शासन और सरकार को करना है, ठीक करना है। अगर रेगुलर भर्तियां नहीं हो रही हैं, रेगुलर प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, रेगुलर जो है उन लोगों के ठीक प्रकार से रिटायरमेंटल वो नहीं मिल रहे हैं। अभी देखा आपने एनपीएस 2005 में लागू कर दिया। यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, जो ओल्ड पेंशन है उसके क्या लाभ हैं। सरकार समझती है कि हम पेंशन, ज़्यादातर लोग समझते हैं, जनता भी ये समझती है कि पेंशन सरकार को देना पड़ता है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन के लोग, गवर्नमेंट के लोग तो बहुत कम जानते होंगे क्योंकि उनको पेंशन मिलती है, वो कैसे मिलती है वो उन्हें नहीं पता है। लेकिन पावर कॉरपोरेशन के लोग जानते होंगे कि पेंशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जमा करता है और उसी के बदले में पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट मिलते हैं। तो और इसके लाभ क्या है, उसका गवर्नमेंट कहीं इधर उधर यूज नहीं कर सकती, केवल गवर्नमेंट उसकी केयर टेकर है। और 7 साल तक, पहले क्या होता था, अगर पेंशनर की डेथ होती थी तो उसके उत्तराधिकारी को तुरंत आधी पेंशन हो जाती थी। धीरे धीरे हुआ, फंड बड़ा है तो 7 साल तक की समय में अगर डेथ होगी तो भी फुल पेंशन उसके उत्तराधिकारी को मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर उसके परिवार में कोई, उसकी बेटी, बेटा कोई विकलांग है, निराश्रित है, तो उसको भी उसके उत्तराधिकारी यानी पत्नी आज के डेथ के बाद जीवन भर पेंशन मिलेगी। जरा आप एक कल्पना करिए कि पूरे देश में, प्रदेशों में अगर 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पेंशनर हैं, गवर्नमेंट से पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन पाते हैं,
या ऐसे एम्प्लॉई हैं जो आगे पेंशनर होंगे, तो ये 3 करोड़ 4 करोड़ परिवार, पूरे देश में अगर 25 करोड़ परिवार है तो करीब उसका 6वां हिस्सा 5वां हिस्सा सोशल सिक्योरिटी उसको मिल गई कि नहीं मिल गई। ये कहाँ जा रहा है? समाज में ही जा रहा है। निजीकरण में एनपीएस कर दिया। एनपीएस में आप जानते हैं एनपीएस में क्या ये सुविधाएं मिलने वाली हैं? जिनको एनपीएस में उनका फंड कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बना दिया। वो ट्रस्ट कहाँ यूज कर रहा है? एसबीआई, यूटीआई और ये लोग उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं? इक्विटी में कर रहे हैं, शेयर में कर रहे हैं। और शेयर मार्केट के क्या वो है, उसको कितनी पेंशन मिलेगी, उसके उत्तराधिकारी को कितना पेंशन मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, कहीं कुछ है? सीना तान के इस बात पर आना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही चलेगी, एनपीएस नहीं चलेगी। ये हम सबको यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं इनको ये तय कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि पावर कारपोरेशन का दर्द पावर कारपोरेशन के लोग जानते हैं, वाटर सप्लाई जल निगम का दर्द जल निगम के लोग जानते हैं, किसान का दर्द किसान जानता है, रेलवे का दर्द रेलवे जानती है। लेकिन अगर हम सब समाज का भी दर्द जानते हैं और अपना भी दर्द जानते हैं और सरकार की बदमाशियां और शासन की बदमाशियां भी जानते हैं, तो हमें जनता को साथ, जैसे अभी पावर कारपोरेशन की लड़ाई हुई, जनता ने साथ दिया, तो उस तरह का साथ जनता देगी, नौजवान देगा, क्योंकि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जनता ये जान रही है कि कोविड में अभी 3 प्राइवेट अस्पतालों में 40-50 लोग गए, सब मर गए, लोग जान रहे हैं। अभी मेदांता में आप भर्ती हो जाइए, 70-80 हज़ार रुपये रोज़ कहीं आपके वहाँ पे मीटर चलने लगेगा। अब लालजी टंडन तो भर्ती हो रहे हैं, वहीं मरे, या और भी लोग भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उनको पैसा कहाँ से, उनका पेमेंट कहाँ से होता है? वो तो गवर्नमेंट से होता है। तो निजीकरण चाहे शिक्षा का है, चाहे चिकित्सा का है, चाहे कहीं का भी निजीकरण है हमारे देश में, वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर के में काम करने वाले लोगों के भ्रष्टाचार पे आधारित है। ये टाटा और बिरला जैसा अगर सरवाइव करे तो उसका स्वागत है, लेकिन ये अडानी और अंबानी का निजीकरण देश के लिए नुकसानदेह है। इसको निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। अब रही बात सरकार की, जरा एक गणित जोड़ लीजिए। सरकार बनती है, देश की आबादी 125 करोड़ है, उसमें 60 करोड़ लोग वोटर हैं, 35 करोड़ 40 करोड़ लोग वोट देते हैं, उनमें 50% जिनको मिलता है वो 15 करोड़ 16 करोड़ पे सरकार बनाते हैं। पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? ऐसे में एक लोक संसद की स्थापना होनी चाहिए। लोक संसद क्या है? जो समाज और सड़क पे जागरूकता फैलाए। उसकी एक छाया गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये बिजली के मंत्री हैं, उनका मंत्री होगा, हम बिजली के, एक हमारा बिजली का मंत्री हो, ऊर्जा मंत्री होगा, एक हमारे लोक संसद के जनता के अनुसार क्या चाहिए वो हम जनता के बीच में प्रूव कराएंगे। और विश्वास मानिए इस बात का कि कोई भी सरकार हो, उसके कोई भी कितनी ताकत है सरकार की? लखनऊ में कितने जनप्रतिनिधि भाजपा के, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के, सबके मिला दीजिए, और उनके सपोर्टर जितने भी हैं वो गांव के लेवल से, मोहल्ले से लेवल तक के दलाल हैं या क्रिमिनल हैं या ठेकेदार, कुछ इस तरह के लोग हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व, समाज के अपराधी हैं, समाज में उनकी छवि अच्छी नहीं है। तो अगर इस तरह का काम हम करें और निश्चित रूप से देश में, प्रदेश में एक जनता के बीच में विश्वास जगेगा। और निश्चित रूप से समझिए कि अगर चौकीदार सीटी बजाता रहेगा तो चोर लूट नहीं पाएगा। भले लोग जागें चाहे ना जागें, चोर ये समझेगा कि सीटी बजाने वाला सीटी बजा रहा है और ये हमको लूटने नहीं देगा। कुछ भी लोग उठ जाएंगे तो हमारा फेल हो जाएगा। एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मैं जल निगम से हूँ। यूपी जल निगम पहले बहुत पुराना डिपार्टमेंट, 1927 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, जो वाटर सप्लाई और सीवर के क्षेत्र में शहर में काम करता था। LSGD में कन्वर्ट हो गया 1946 में, जो शहरी क्षेत्र में
सारे इंजीनियरिंग के काम करता था। 1975 में पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइप पेयजल योजनाएं और सब आई, तो उसके लिए इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश जल निगम के रूप में हो गई। इसमें 1000 से ज़्यादा इंजीनियर हैं, 3000 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर हैं, इसी तरह से मिनिस्ट्रियल स्टाफ और 15-20 हज़ार फील्ड कर्मचारी। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन जो इस काम में करने वाला। सरकार क्या कर रही है? इस ऑर्गेनाइजेशन को निरंतर कमज़ोर करने का काम कर रही है। आप जानते हैं इंजीनियरिंग विभाग का जो HOD होता है वो इंजीनियर ही होता है। पहली बार अभी हुआ इस गवर्नमेंट ने एक IAS बैठाया हमारे यहाँ प्रबंध निदेशक के पद पर, 3 जॉइंट MD भी लाए। पावर कॉरपोरेशन तो ये दर्द बड़े पैमाने पे झेल ही रहा है। तो निश्चित रूप से अब देखिए 1927 में, 1946 में, 1975 में क्या पानी इतना गंदा था? क्या इतनी पोल्यूशन की समस्याएं थी? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के चैलेंजेज, इन्वायरमेंट के चैलेंजेज क्या इतने ज़्यादा थे? आज कितना है? 75 ज़िले हैं, हर ज़िले में कहीं सोडियम की प्रॉब्लम, कहीं फ्लोराइड की प्रॉब्लम, कहीं आयरन की प्रॉब्लम, कहीं हर जगह तमाम हेवी मेटल्स मिल रहे हैं, कैंसरस मटेरियल मिल रहे हैं, और सब रिसर्चेज और सारी चीज़ें सामने हैं, सरकार भी जानती है। लेकिन नहीं, इसको एक डिपार्टमेंट, मतलब इसका न कोई मंत्री है, न इसका नगर विकास में आता है एक मंत्री, उसके रहते हैं, वो इसको समझते नहीं कि क्या है। हम लोग चाहते थे 16 से आंदोलन पे हम लोग हैं कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कम से कम एक PhD का मंत्री तो बने, एक सेक्रेटरी तो बने, इसकी मॉनिटरिंग तो चालू हो। जैसे पावर कॉरपोरेशन काम करता है, ऊर्जा विभाग है, उसके सेक्रेटरी हैं, नॉनसेंस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन एक इनका पूरा चीज़ सामने तो आता है सबके।